तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन शर्मा और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके लिए अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय चल रही है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम टाइम पे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा अपने को एक एक ऐसा लेक्चर मिल जाए जिसमें कि हम जो है जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से एग्जाम टाइम के लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर जाती है कई बार, कि हम जो है ऐसी कंडीशन में रहते हैं जबकि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो उस टाइम पे ये लास्ट मोमेंट की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हायर एजुकेशन ने सिलेबस प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है आज का लेक्चर तैयार किया है। तो ये लेक्चर होने वाला है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी जो संकाय जो हैं, ऑल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर के हैं, और यदि उनने अपना जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है या वोकेशनल सब्जेक्ट है, उन्हें अगर जो है वोकेशनल सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन और डाइट्स सब्जेक्ट या पोषण और आहार अगर लिया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ईयर के सभी संकाय के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनने वोकेशनल सब्जेक्ट में पोषण और आहार या न्यूट्रिशन और डाइट लिया है, ये क्लास आज उनके लिए है। तो दोस्तों, आपको ये जो लेक्चर मैं लेके आया हूँ, इस लेक्चर को अगर आप 4-5 बार लगातार सुनते हैं, बिना स्किप किए सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो है एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको इसको एक कम्युनिकेशन के तौर पे लेना है, कि जैसे वार्तालाप के तौर पे लेना है, कि मैं अगर आपको कुछ चीज़ कह रहा हूँ तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। क्योंकि रटन विद्या अगर आप किसी भी चीज़ की कही जाती है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रटने उस समय तो याद हो जाता है, पर बाद में मिस हो गया तो फिर वो सब कुछ चला जाता है। तो यदि आप इस चीज़ को समझ के अगर इस क्लास को लेंगे तो आपको बहुत अच्छी और बहुत बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आपको टोटल जो है न्यूट्रिशन डाइट में सेकंड ईयर में आपको 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, और 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो आपको जो है हर यूनिट के हर एक टॉपिक को मैं आज आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका डाइटरी मैनेजमेंट या आहार प्रबंधन के ऊपर। तो फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है आहार प्रबंधन का परिचय। तो प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के लिए बात हो रही है या आहारी प्रबंधन के लिए बात हो रही है, तो इसका अगर परिचय आपको देने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कहना है कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सेवाओं को प्रबंधित करने का अभ्यास है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डाइटरी मैनेजमेंट या आहार प्रबंधन क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मैनेजमेंट, किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना। तो यहाँ मैनेजमेंट काय का हो रहा है? आहार का मैनेजमेंट हो रहा है। तो आपको क्या कहना है, क्या लिखना है कि आहार या पोषण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सेवाओं को प्रबंधित करने का अभ्यास ये होता है। और ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है ये प्रयास, कि मान लीजिए कि मैं डाइटिशियन हूँ किसी का, और किसी ने मुझे हायर किया है कि भाई मैं कहीं ना कहीं जो है आहार को लेकर के जो है मेरे मन में क्वेश्चन मार्क है। तो मैं क्या करूंगा, पहले उसका बॉडी मास इंडेक्स देखूंगा, वो कितनी कैलोरी ले रहा है, वो किस तरीके का भोजन ले रहा है, और फिर उस हिसाब से उसका एक डाइट चार्ट तैयार करूंगा। तो ये एक तरीके का मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट हो गया, तो ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तियों का भी हो सकता है या फिर एक समूहों का भी हो सकता है, कि कोई एरिया में मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ जो डाइटिशियन है
डाइटिशियन को ये काम दे दिया, एक एनजीओ की तरह काम दे दिया कि आपको जो है ये पर्टिकुलर एरिया में जाना है और वहाँ पे जो है व्यक्ति जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो आपको पहले ये पता करना है कि उनके अंदर क्या किस किस पोषण की कमी है और उस हिसाब से आप जो है उनको पोषित करें, उनको उस हिसाब का न्यूट्रिशन दें, ताकि वो जो है एक हेल्दी पर्सन के तौर पे बाहर निकल के आए। तो ये होता है आहार प्रबंधन। अब आहार प्रबंधन में आगे बढ़ते हैं। आहार प्रबंधन के अलग अलग स्तर भी होते हैं, अलग अलग स्तर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तिगत स्तर भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर मतलब कि पर्सन टू पर्सन, कि भाई अलग अलग व्यक्ति का अपने को आहार प्रबंधन करना है। फिर सामुदायिक स्तर मतलब कि क्या होता है कि स्थानीय सेवा स्वास्थ्य संगठन या सामुदायिक केंद्र आहार संबंधी सलाह, मतलब कि एक क्या करा अपन ने, एक सोशल तौर पे जो है मैसेज पहुंचाया। फिर किसी संस्था के तौर पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कोई संस्था है जो संचालित करती कि भाई आपको इस एरिया का पोषण संबंधी जो विकार आ रहा है उसको देखना है, तो वो भी होता है। सरकारी एजेंसी जो है अलग अलग तरीके के इस तरीके जो आइडियाज निकालते हैं ताकि जो है व्यक्तियों में पोषण से संबंधित कुछ प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है आहार प्रबंधन का निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि आहार प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो व्यक्तियों और समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नियोजन, भोजन की तैयारी, भोजन वितरण, आहार शिक्षा और रोग प्रबंधन सभी आहार प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। मतलब कि आहार नियोजन क्या, मतलब आहार प्रबंधन क्या होता है, आहार मैनेजमेंट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपको किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल का मैनेजमेंट करना है, तो होटल का जो मैनेजर रहेगा वो क्या क्या देखेगा, वो देखेगा कि रिसेप्शनिस्ट जो है वहां पे काम सही से कर रहे कि नहीं, कमरों में जो है सारी सर्विसेज सही से हो रही कि नहीं, वहां पे कमरे की साफ सफाई हो रही कि नहीं, लॉन की साफ सफाई हो रही कि नहीं, भोजन जो है वो सही साथ बन रहा है कि नहीं, लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही। तो वही चीज है, अगर आपसे आहार प्रबंधन की बात करें तो आपको जो है आपको क्या करना रहेगा, आपको हर एक अलग अलग व्यक्ति का जो है आहार का प्रबंधन करना रहेगा। अब अगला प्रश्न आपका है आहार प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइटरी मैनेजमेंट। तो कौन कौन से कारक जो है आहार मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो कई सारे कारक हो सकते हैं। आयु हो सकती है, लिंग हो सकती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हो सकती है और स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने आहार प्रबंधन तो करना चाह रहे हैं, पर उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो पहला कारक तो होता है आयु, कि हर एक व्यक्ति को एक तरीके का, हर एक उम्र के लोगों को अपन एक तरीके का आहार नहीं दे सकते। हर एक उम्र के व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमको इसका पहला कारक जो है जो प्रभावित करता है आहार प्रबंधन को, वो होता है आयु। दूसरा कारक जो आहार प्रबंधन को अफेक्ट करता है वो होता है लिंग। मतलब कि अगर जो मेल की बात करें हम, तो मेल को अलग न्यूट्रिशन चाहिए, फीमेल को जो है अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आर्थिक स्थिति, कि भाई व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी आहार प्रबंधन होगा। कि अगर व्यक्ति के पास में खाने पीने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो क्या आहार प्रबंधन करेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है आहार प्रबंधन को प्रभावित करने वाला। तो ये सब चीजें जो है इसके कारक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, या विभिन्न धार्मिक मान्यताएं या संस्कृति भी हो सकती है कि कुछ लोगों की संस्कृति है कि वो वही चीज खाते हैं, एक पर्टिकुलर चीज खाते हैं, उनको दूसरी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिससे कि उनको, तो उससे क्या होता है, उनको एक ही प्रकार का पोषण मिलता है, दूसरे प्रकार का पोषण नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में उस चीज की कमी हो जाती है, तो प्रॉब्लम या डिसीज उनको फैलती है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका RDA। RDA आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। RDA क्या होता है, RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी
अलावेंस, हिंदी में इसको कहते हैं अपन अनुशंसित आहार भत्ता। अब अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को जो है विभिन्न पोषक तत्वों की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा चाहिए होती है। अब क्या होता है कि जो आहार अनुशंसित आहार भत्ता जो है ये एक डाइट चार्ट होता है जो कि कहता है कि ये पोषण जो है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये पोषण हर व्यक्ति को मिलना तो चाहिए, पर क्या होता है कि तो ये पोषण व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि हम अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या होता है कि एक तो आहार योजना बना देता है कि आरडीए का उपयोग स्वस्थ आहार योजना बनाने के लिए किया जाता है। फिर पोषण संबंधी दिशा निर्देश देता है ये कि आरडीए का उपयोग खाद्य और पोषण संबंधी दिशा निर्देश बनाने में भी काम करता है। और स्वास्थ्य शिक्षा, आरडीए का उपयोग लोगों को पोषण संबंधी जानकारी देने और स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये जो चार्ट रहता है इसमें ऐसा एक चार्ट बना हुआ है और रिकमेंडेड डाइटरी चार्ट कि हर इस वर्ग एज के व्यक्तियों को ये पोषण की मात्रा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका दैनिक भोजन का आरडीए में परिवर्तन। तो दैनिक भोजन में परिवर्तनशील आरडीए का मतलब ये है कि विभिन्न पोषक तत्वों के लिए आरडीए की मात्रा व्यक्ति की आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर बदल सकती है। तो देखिए दोस्तों, आरडीए ने तो अपना एक चार्ट बना दिया कि इस उम्र का व्यक्ति जो है इसको इतना पोषण मिलना चाहिए, पुरुष को इतना पोषण मिलना चाहिए, महिलाओं को इतना पोषण मिलना चाहिए, ये चीज तो उन्होंने बना दी। पर क्या होता है कि इसमें भी चेंज होता है। इसमें चेंज कैसे होता है कि हो सकता है कि मान लीजिए कि 20 वर्ष का एक युवक है और वो युवक जो है, दो युवक हैं। अब 20 वर्ष के दो युवक है और एक युवक की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो जो है बहुत ज्यादा एथलेटिक्स में भाग ले रहा है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में भाग ले रहा है, और एक जो है वो नॉर्मल लाइफ उसकी जी रहा है। तो ये डेफिनेटली अपन जानते हैं कि आरडीए ने तो एक बता दिया कि 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए ये चीजें उसको खानी है। पर अगर व्यक्ति जो है विशेष एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहा है, तो उसको अलग तरीके के आहार की जरूरत होगी। तो इसलिए जो है आरडीए में जो है परिवर्तन भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, एक ही उम्र के दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, और एक जो है बहुत ज्यादा कमजोर है और एक जो है नॉर्मल है। तो क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर उसको अपन सामान्य बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम उसमें जो उसका डाइट है उसको हम कहीं ना कहीं उसमें पोषण का स्तर बढ़ाएंगे, जिससे कि वो नॉर्मल जो उसकी कंडीशन है उसमें आ सके। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आरडीए क्या होता है। आरडीए मतलब कि एक ऐसा चार्ट होता है जो कि तैयार किया गया है कि हर व्यक्ति को कितना कितना जो है पोषण मिलना चाहिए। पर आरडीए का जो चार्ट है वो समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से परिवर्तनशील है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना इसी जो फर्स्ट यूनिट है इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका भोजन एवं हमारा शरीर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें शारीरिक संरचना की, बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो शरीर की संरचना और आहार के बीच एक मजबूत संबंध है। आहार ऊर्जा की खपत, पोषक तत्वों की उपलब्धता और शरीर में वसा और मांसपेशियों के वितरण को प्रभावित करता है।
सही आहार शारीरिक संरचना में सुधार कर सकता है, जबकि खराब आहार वजन बढ़ाने और बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो शारीरिक संरचना और आहार के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है ऊर्जा का स्रोत। आहार ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो शारीरिक गतिविधियों और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होता है। तो अब क्या है, देखो इसमें इस टॉपिक में दोस्तों कोई ज्यादा ऐसा टेंशन वाला टॉपिक नहीं। फूड बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? बॉडी कंपोजिशन का मतलब ये होता है, या शारीरिक संरचना का मतलब ये होता है कि शरीर को जो है आहार से ही ऊर्जा मिलती है और अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व जो है किसी भी शरीर को आवश्यकता होती है उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। पर क्या होता है कि अगर हम जो है पोषण सही मात्रा में पोषण नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की परेशानियां जो है वो उत्पन्न होने लगेगी। फिर बात करेंगे भोजन के चुनाव की। तो भोजन के चुनाव की हम बात करेंगे तो हमें ऐसा भोजन जो है वो लेना चाहिए जिससे कि हमको सभी प्रकार के जो है तत्व, सभी प्रकार के न्यूट्रिशन हमको मिल सके। तो भोजन में मौजूद कैलोरी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपको क्या है, जो एक टॉपिक है कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड, भोजन का कैलोरी मूल्य। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको भोजन का कैलोरी मूल्य, तो आपको ध्यान में रखना है कि भोजन के कैलोरी मूल्य का अगर बोला जाए तो भोजन में मौजूद कैलोरी मूल्य क्या होता है? भोजन में मौजूद कैलोरी की मात्रा, कि भोजन में आपके कितनी कैलोरी आप जो है खा रहे हैं। तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। आइए कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद कैलोरी की मात्रा को जानते हैं। तो कैलोरी वैल्यू क्या होती है? कैलोरी वैल्यू मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो कि ये बताती है कि आप कितनी मात्रा में कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी मात्रा में जो है एक्स्ट्रा कुछ पदार्थ को ले रहे हैं, जो कि आपको एक फिक्स मात्रा में लेना चाहिए। तो एक जो चपाती होती है उसमें लगभग 140 कैलोरी होती है। एक कटोरी तुअर दाल में लगभग 100 कैलोरी होती है। 100 ग्राम चावल में 130 कैलोरी होती है। 100 ग्राम नूडल्स में लगभग 402 कैलोरी होती है और 100 ग्राम चने की दाल में 250 कैलोरी होती है। तो क्या है, ये जो चार्ट आपको मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन भोजन का कैलोरी मूल्य, तो आपको इसमें ये लिखना है कि हर एक अलग अलग प्रकार का जो भोजन रहता है उसमें अलग अलग प्रकार की कैलोरी पाई जाती है। और आपकी उम्र और आपके शारीरिक नाप, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरी लेना चाहिए। यदि आपका जो बॉडी है वो 2000 कैलोरी के हिसाब से बनी हुई है, आपकी हाइट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी में मान लीजिए कि 2000 कैलोरी लेना है, और आप उसकी जगह अगर 3000, 3500, 4000 कैलोरी ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बॉडी जो है वो इफेक्ट होगी, नेगेटिव इफेक्ट उस आपकी बॉडी में पड़ेगा। इसलिए आपको आपके आहार में संशोधन करने की जरूरत है। फिर आहार संशोधन क्या होता है? आहार संशोधन का मतलब वही चीज है कि खाने पीने की आदतों में बदलाव करना ताकि आप स्वस्थ रहें या किसी बीमारी से ठीक हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी आप बीमार हो गए तो कभी आपको डॉक्टर ये कहेगा कि तले वाला खाना नहीं खाना है, और आपको एक चार्ट दे, आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको फल फ्रूट खाना है या निश्चित तौर पे कोई सा भोजन बताएंगे कि ये खाना है, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको इस चीज को कहते हैं आहार संशोधन या डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि मतलब कि आपके आहार में आपको परिवर्तन लाना है, पोषक तत्वों की मात्रा को बदलना है, खाद्य पदार्थ को बदलना है, भोजन का समय बदलना है। कई बार क्या होता है, लोग जो है भोजन रात को 10-11 बजे खाया खाना और उतनी बजे ही खाना खाते के साथ सो गए, तो खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। और भोजन की तैयारी की विधि को बदलना भी एक इसका आहार संशोधन का पॉइंट है।
अब आहार संशोधन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? आहार संशोधन के लाभ जो है ये किसी भी बीमारी का जो है प्रबंधन कर सकते हैं। आहार संशोधन जैसे कि शुगर है, हार्ट डिसीज है, तो या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इन सब बीमारियों को प्रबंधित करने में मदद करती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि हाई बीपी है और बहुत सारा नमकीन चीज नमक से रिलेटेड चीजें खाए जा रहा है व्यक्ति, तो उसका बीपी और ज्यादा हाई होगा। और यदि व्यक्ति बहुत मोटा हो गया है और वो जो है रूटीन एक्टिविटी नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में भी जो है ये सब प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है आहार में हमको संशोधन करना पड़ेगा और हमें जो है अपना ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। अब कुछ आहार संशोधन के बारे में मैं बता देता हूँ कि आहार संशोधन जैसे कि जो अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए और साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना चाहिए, फल, सब्जी और साबुत अनाज को लेना चाहिए। और वजन कम करना है तो वजन कम करने के लिए सबसे पहले जो है आपको कैलोरी कम करनी है और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना है। तो ये चीजें, तो दोस्तों ये आपको जब आप आंसर लिखने वाले रहते हैं तो आपको जब क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स कि इनको आप क्वेश्चन से ही इनका आंसर लिख सकते हैं, बस आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब जैसे कि मैं ये क्लास में आपको इस हर एक टॉपिक का एक हाईलाइट बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है। तो अगर इसका मतलब ये होता है, ये आपने बात को पकड़ लिया कि भाई इसका मतलब ये हो रहा है, सर ने हमको ये बताया था क्लास में कि ये मतलब होता है, तो अगर आपने उस चीज का ध्यान रखा तो आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी वो काय के ऊपर है? आपकी सेकंड यूनिट है डाइटरी मैनेजमेंट फॉर चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था में आहारी प्रबंधन। तो जब बाल्य अवस्था रहती है तो उसमें कौन कौन से आहार, कैसे आहार लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा। तो पूर्व बाल्यावस्था में आहार प्रबंधन का मतलब है कि बच्चों को उनकी उम्र और विकास के स्तर के अनुसार सही प्रकार का भोजन देना। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन का मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन तो मतलब कि जो पूर्व बाल्यावस्था रहती है उसमें बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से उनका और विकास के स्तर का सही के अनुसार से सही प्रकार का भोजन देना। इस अवस्था में बच्चों को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उचित आहार प्रबंधन से बच्चों को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और उनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित होता है। पूर्व बाल्यावस्था में आहार प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू। संतुलित आहार मतलब कि बच्चों को जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और विटामिन और मिनरल्स है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उनको देने चाहिए और उपयुक्त मात्रा में उनको भोजन देना चाहिए और स्वस्थ भोजन उनको देना चाहिए। बच्चों को अधिक मात्रा में जो है चीनी, नमक, वसा, रासायनिक पदार्थ नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल जो है छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको क्या किया जाता है कि वो मान लीजिए कोई दुकान पे खड़े हैं तो उनमें जो पैक्ड जो आजकल चिप्स है, उसके बाद में जो कुरकुरे हैं, इस तरीके की चीजें जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को तुरंत पेरेंट्स दिला देते हैं और बच्चे उसको खाते हैं। तो वो चीजें बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं तो उसको फ्रूट्स खिलाएं, उसको जो है आप अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। तो
ये चीजें जो है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, ना कि जो पैक्ड जो मटेरियल्स जो दुकानों में मिलते हैं वो उनका जो स्वास्थ्य को जो है खराब करते हैं। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में आहार प्रबंधन के क्या लाभ होते हैं, कि जो बच्चे रहते हैं उसमें अगर आहार का प्रबंधन सही तौर पे किया जाएगा तो उनको क्या लाभ होगा। तो एक तो उनका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, उनका मानसिक विकास अच्छा होगा, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी से बनेगी और उनका जो है वजन भी सही साट बना रहेगा। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे फास्ट फूड खा खा के वो इतने मोटापे के शिकार हो जाते हैं कि उनकी बॉडी जो है की सारी एक्टिविटीज जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। बच्चा जो है वो जो बच्चे को खेल कूद और उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो बच्चा एक ही जगह बस खाता रहेगा, बैठा रहेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पोषणीय आवश्यकताएं। अब पोषणीय आवश्यकताओं की बात करें तो पोषण हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है और उसके बाद में ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए जरूरी है। पोषण जैसे कि विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है वो वो जो विटामिन जो है वो हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों के लिए जरूरी है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। पानी की भी व्यक्ति के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे सभी कार्यों में मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं संतुलित आहार की। अगर बात करें तो संतुलित आहार में हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी को उचित मात्रा में लेना होगा। उसके बाद में आहार में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और डेयरी उत्पाद को शामिल करना चाहिए। चीनी और नमक का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में हमको करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में हमको पानी पीना चाहिए। अब अगर पोषण आपको सही पोषण अगर आपने बच्चे को नहीं दिया तो सही मात्रा में अगर बच्चे को पोषण नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो वो कुपोषित हो जाएगा, उसको अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाएगी, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसके बाद में उसका जो डेवलपमेंट है उसकी बॉडी का वो रुक जाएगा और उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है। अब अपन पोषण संबंधी समस्याओं की बात करें तो उन स्थितियों को संदर्भित करती है जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होती है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये समस्याएं कम पोषण, अंडर न्यूट्रिशन या अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन दोनों से ही हो सकती है। और इसके जो कारक है जैसे आहार, जीवन शैली और स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित हो सकती है। इससे पोषण संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि कम पोषण, मतलब कि अगर शरीर को कम पोषण मिल रहा है तो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे, और अधिक पोषण मिल रहा है तो उससे क्या है, मोटापा, हृदय रोग और अन्य प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे फीडिंग पैटर्न के बारे में कि फीडिंग पैटर्न अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है इसमें कि फीडिंग पैटर्न का मतलब होता है एक शिशु के खाने की दिनचर्या को संदर्भित करता है। क्या फीडिंग पैटर्न, यानी कि वो कब और कैसे खाता है। शिशु की उम्र और स्तनपान या फॉर्मूला फीडिंग के आधार पर यह पैटर्न बदल सकता है। विस्तार पूर्वक अगर बताया जाए तो स्तनपान करने वाले जो बच्चे रहते हैं उसको अक्सर भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि स्तन का दूध फॉर्मूला की तुलना में तेजी से पच जाता है। तो मतलब कि जो स्तनपान करने वाला बच्चा रहता है उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है क्योंकि उसका क्योंकि स्तन का जो दूध रहता है वो फॉर्मूला की तुलना में तेजी से पच जाता है। उसके बाद में शिशु की जो उम्र रहती है उसके अनुसार उसका फीडिंग पैटर्न में बदलाव भी करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नवजात जो शिशु रहते हैं उनको दिन में कई बार स्तनपान कराना पड़ता है या फॉर्मूला फीडिंग की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े बच्चे जो रहते हैं थोड़ा कम बार और अधिक मात्रा में खाने लगते हैं।
शिशु की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात करें तो प्रत्येक शिशु की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है और उनकी फीडिंग पैटर्न इन आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो फीडिंग पैटर्न के अनुसार जो है अपन बच्चों को अलग अलग उम्र के बच्चों के बारे में अगर बात करें तो जो 3 साल तक के जो बच्चे रहते हैं तो नवजात शिशुओं को दिन में 7 से 9 बार स्तनपान करवाना पड़ता है, जो हर 2-3 घंटे में होती है। छोटे बच्चे जो रहते हैं वो छोटे बच्चे मतलब कि 3 से 6 महीने के जो बच्चे रहते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो छोटे बच्चे 6 से 8 बार तो स्तनपान करते हैं, जो कि हर 3 से 4 घंटे में उनको जरूरत होती है। बड़े बच्चे जो कि 6 से 12 महीने के होते हैं, इनको 5 से 6 बार स्तनपान या फॉर्मूला फीडिंग की आवश्यकता होती है। फीडिंग पैटर्न के लाभ क्या होते हैं कि सही फीडिंग पैटर्न से शिशु को स्वस्थ वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका विशिष्ट कुपोषण रोग के बारे में है। तो विशिष्ट कुपोषण रोग की अगर बात करें तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो तब होती है जब शरीर को भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और शरीर जो है उन्हें ठीक से अवशोषित या फिर उस शरीर जो है उसको ठीक से अवशोषित नहीं कर रहा होता है। तो कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है या शरीर जो है पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहा है या शारीरिक या मानसिक बीमारी है, तो कुपोषण के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला लक्षण तो है वजन कम हो सकता है, दूसरा है थकान और कमजोरी हो सकती है, तीसरा जो है ऊर्जा की कमी हो सकती है, चौथा जो है त्वचा, बाल और नाखूनों में बदलाव हो सकता है। अब इसका जो उपचार है वो कैसे क्या होता है? आहार में सुधार करेंगे तो इसका उपचार हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद में पोषण के संबंध में जो डाइटिशियन रहते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं कि जो बच्चा है उसको किस तरीके का पोषण दिया जाना चाहिए। आपका अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, शालेय बच्चों के लिए आहार प्रबंधन, मतलब कि डाइटरी मैनेजमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो ऐसे चिल्ड्रन जो कि स्कूल जाते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में ये टॉपिक है। तो बच्चों को एक स्वस्थ और संतुलित आहार उपलब्ध कराना ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और उनका पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित रह सके। तो मतलब कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बात की गई है कि उनको भी जो है स्वस्थ डाइट दिए जाए ताकि उनकी बॉडी जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके और अच्छे से अच्छा जो है उनका पढ़ाई में दिमाग अच्छे से केंद्रित हो सके। उसके बाद में इसके आहार के प्रबंधन के लिए क्या क्या जरूरत है? जो शालेय बच्चे हैं जो कि मतलब कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं आहार का, वो कर सकते हैं स्वस्थ भोजन का चुनाव। अच्छा साफ सुथरा भोजन अपन चुनाव करें। आहार की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। नियमित भोजन, टाइम से भोजन करना चाहिए। भोजन की योजना बनाना कि बच्चों के लिए एक भोजन योजना बनानी चाहिए कि जो उनकी आवश्यकताओं और रुचियों का भी ध्यान रखें। भोजन की आदतें, बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें को विकसित करना और प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर ये आहार प्रबंधन के फायदे क्या होते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक तौर पे भी बच्चा जो है वो अच्छा स्वस्थ रहेगा, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहेगा और उसकी बॉडी जो है अच्छी तरीके से विकास करेगी। उसके बाद में अब आपका अगला टॉपिक आता है स्नैक्स, स्कूल लंच एवं टिफिन का महत्व। तो जो बच्चे रहते हैं उनके जो क्या इम्पोर्टेंस है स्नैक्स और स्कूल लंच और टिफिन की। तो स्कूल में नाश्ता, दोपहर में भोजन और टिफिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वे बच्चे को दिन भर में ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे कि वे ठीक से पढ़ाई कर सके और ध्यान केंद्रित कर सके और शारीरिक रूप से सक्रिय रह सके। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो रहते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको सुबह जो है नाश्ता देना चाहिए, उसके बाद में उनको लंच में जो है भोजन भी देना चाहिए, रखना चाहिए, टिफिन उनके लिए बनाना चाहिए
और टिफिन में जो है टिफिन में जो भोजन रहता है वो अपने हिसाब से चुनना चाहिए और पैक करना चाहिए, जिससे बच्चे जो है उनको अपनी पसंद का भोजन मिल सके, मतलब कि जो बच्चों को पसंद भी है उस अपने भोजन को इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो पोषक तत्व वाला जो भोजन है, जिसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में, वो भोजन उनको बना के देना चाहिए। बस ये है कि उनको तरीके ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे उसको आराम से खा सके। उसके बाद में ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट। तो सेकंड यूनिट में हमने स्टूडेंट्स काय के बारे में पढ़ा। हमने जो है सेकंड यूनिट में पढ़ा कि चाइल्डहुड, जो बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था की बात करें कि जो बच्चे, जो छोटे बच्चे से लेकर के जिनका जन्म हुआ होता है से लेकर के जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन रहती हैं, उनकी हमने बात करी कि उनको किस तरीके का जो डाइट की आवश्यकता होती है। तो लगभग बात तो वही चीज निकली कि बस एक चीज में जरूर चेंज आया है कि जो बच्चे, जो छोटे 3 महीने तक के जो बच्चे हैं, वो 7 से 8 बार उनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो है जल्दी जल्दी जो फूड जो मिल्क जो है वो पच जाता है, और धीरे धीरे जो है जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो उसमें पोषण अलग अलग तरीके से दिया जाता है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद में आपका, अगर आप इसको समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको ज़्यादा लोड लेकर के एक किसी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट। तीसरी यूनिट जो है, सेकंड यूनिट जो थी वो बच्चों की, छोटे बच्चों की थी। अब जो है किनकी है, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था के ऊपर डिपेंड है आपकी जो अगली यूनिट है। किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्धावस्था, मतलब कि अब जो है आपके टीनेजर्स, एडल्ट्स और एक और जो है आपके जो ओल्ड एजर्स हैं, इनके ऊपर जो है तीसरी यूनिट आपकी डिपेंड है कि अलग अलग जो एज है उसके हिसाब से लोगों को किस तरीके से फूड की आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो किशोर अवस्था के दौरान कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं और हार्मोन के कारण होते हैं, जैसे कि लंबाई में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था की टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो टीनेजर्स में क्या रहता है, बहुत सारी चेंजेस आते हैं। कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हार्मोन में परिवर्तन होता है तो उनकी लंबाई बढ़ती है और उनके बाद में बॉडी में बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, त्वचा में परिवर्तन आ जाते हैं और लड़कों की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है और महिलाओं में स्तन का विकास होता है और मासिक धर्म भी शुरू हो जाता है। अब ऊंचाई इनके अंदर, मतलब अगर विस्तार से इस चीज की बात करें तो पहली बात हो गई कि ऊंचाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, बालों का विकास, मतलब कि बॉडी में जो है हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, त्वचा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि कई बार ऑयली त्वचा हो जाती है और पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पे। फिर लड़कों की जो मांसपेशियों जो रहती है, मसल्स जो रहती है, उनमें ग्रोथ होने लगती है। फिर जो टेस्टिकल्स रहते हैं और जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं उनमें ग्रोथ होने लगती है और ओवरीज जो रहती है फीमेल्स में, उनका डेवलपमेंट होने लगता है। उसके बाद में लिंग संबंधित विकास होता है, महिलाओं में स्तन का विकास होता है, महिलाओं में मासिक धर्म और आवाज में, लड़कों की आवाज में परिवर्तन होता है। ये इसके चेंजेस हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, जिससे ऊर्जा, प्रोटीन और कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मतलब कि जब किशोर अवस्था, जो मतलब कि टीनेज जो रहती है, उसमें शरीर बहुत तेज से विकास करता है और उस समय जो है शरीर को बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इस दौरान जो टीनेजर्स रहते हैं उनको लगभग 2500 से लेकर के 3000 कैलोरी, और जो किशोरियां जो रहती है, जो लड़कियां जो रहती हैं किशोर, मतलब टीनेजर्स, उनको 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अब विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता की अगर बात की जाए तो ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है ताकि मांसपेशियां और जो ऊतक जो रहते हैं उनका विकास हो सके। फिर फैट्स की आवश्यकता रहती है ताकि नई नई सेल्स का निर्माण हो सके। कैल्शियम की जरूरत रहती है ताकि हड्डियां और दांत मजबूत हो सके। आयरन की जरूरत रहती है जिससे कि लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन हो सके।
रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन हो सके। विटामिन की जरूरत रहती है ताकि शरीर जो है पूरी तरीके से सारी क्रियाएं अच्छे से करे। फाइबर की जरूरत रहती है ताकि शरीर का जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। पानी की जरूरत रहती है ताकि शरीर का अच्छे से विकास हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं कि रुचिकर भोजन क्या होता है। रुचिकर और अरुचिकर भोजन में अंतर बताना है कि रुचिकर भोजन क्या होता है और अरुचिकर भोजन क्या होता है। इन दोनों में अपने को डिफरेंस बताना है। तो रुचिकर भोजन वो होता है जो स्वादिष्ट लगता है, जबकि अरुचिकर भोजन कैसा होता है, वो भोजन होता है जो स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है। भोजन के प्रति रुचि या अरुचि कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि भोजन का स्वाद, भोजन की बनावट, भोजन की गंध, भोजन से जुड़े नकारात्मक अनुभव, दोस्तों के साथ मिलकर खाना और भोजन की प्रस्तुति। तो भोजन की प्रस्तुति ये सब चीजें जो है डिपेंड करती है। तो अब मान लीजिए रुचिकर भोजन और अरुचिकर भोजन। तो कुछ लोगों को कुछ तरीके का चीजें पसंद आती, कुछ लोगों को कुछ तरीके की चीजें जो है पसंद नहीं आती खाने में। तो ये क्यों ऐसा होता है। कई बार किसी को कुछ चीज का स्वाद ज्यादा पसंद आता है, किसी को नहीं आता, किसी को बनावट ज्यादा पसंद आती है, किसी को नहीं आती, किसी को उसकी स्मेल की प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ नकारात्मक चीज हो गई। मान लीजिए कभी किसी ने कुछ चीज खाई और उसमें उसके साथ में ऐसा हो गया कि कुछ इंसेक्ट उसको दिख गया, तो फिर वो ऐसा छूट जाता है कि वो फिर उस भोजन को कभी नहीं करता। तो ये सब चीजें कारण हो सकते हैं। तो अगला आपका जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कच्ची सब्जियों को आग से भुनें और पानी में उबालें। ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे रुक्ष धानों का सेवन करें। मूंग, मसूर, अरहर, चने की दालें खाएं। सब्जियों में जड़ी बूटियां या मसालों का इस्तेमाल करें। बच्चों के भोजन में दाल, सब्जी, रायता, दही सभी चीजें शामिल करें। अब भोजन संबंधी आदतों को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से कारक। जैसे व्यक्तिगत कारक जैसे आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और सामाजिक कारक जैसे कि धर्म, संस्कृति और आर्थिक स्थिति शामिल होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड हैबिट्स। कौन से फैक्टर जो है भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं अपन। ये भोज्य आदतें जो रहती है उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक जैसे कि आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य स्थिति है, सामाजिक कारक है, ये सब हो सकते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि भाई कौन से फैक्टर रहते हैं जो फूड हैबिट को इफेक्ट करते हैं। जो व्यक्ति की फूड हैबिट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहला तो है आयु। बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर लिंग, पुरुष और महिलाओं को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य स्थिति, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि मधुमेह और हृदय रोग को आहार को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवांशिक संरचना, कुछ आनुवांशिक स्थितियां जैसे कि लैक्टोज की कुछ लोग लैक्टोज नहीं ले सकते हैं या सेलेनियम की कमी होती है, ये भी आहार को प्रभावित कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आहार भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भोज्य आदतों को कौन कौन चीजें प्रभावित कर सकती है कि एक तो आयु का है, लिंग का है, स्वास्थ्य स्थिति का है कि अलग अलग कारक हो सकते हैं। उसके बाद में संस्कृति और धर्म भी हो सकते हैं कि भाई संस्कृति और धर्म कुछ खाद्य पदार्थों को खाने और नहीं खाने को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि कई धर्म वाले जो हैं सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग जो शाकाहारी होते हैं वो मांसाहारी चीजें नहीं लेते हैं। उसके बाद में आर्थिक स्थिति भी इसको प्रभावित करती है कि भाई किसी के पास में खाने को पैसा नहीं है तो वो कैसे उस चीज को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद में पर्यावरण कि भाई वो जहाँ रह रहा है वहां पे उसको वो सब खाने की चीजें उपलब्धि नहीं हो पा रही जो उसको पोषण दे सके, तो ये भी जो है एक कारक है काय का, फूड हैबिट का। उसके बाद में व्यवहार, आहार का ज्ञान, किसी को आहार का ज्ञान नहीं है कि उसको क्या क्या आहार लेना चाहिए, ये भी हो सकता है। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक है किशोर अवस्था में पोषण संबंधी समस्याएं। तो मतलब कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट्स। तो मतलब किशोर अवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं पोषण से संबंधित। तो किशोर अवस्था
में पोषण संबंधी समस्या क्या क्या हो सकती है? एक तो कुपोषण हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, अधिक वजन हो सकता है या मोटापा हो सकता है। तो पोषण संबंधी समस्याओं की अगर बात की जाए तो पहला तो कुपोषण हो गया कि पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाया, ठीक। दूसरा है अनीमिया हो गया, आयरन की कमी हो गई। फिर अधिक मोटापा हो गया, तो ये समस्या आमतौर पे अस्वास्थ्यकर है, आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होती है, मतलब कि शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं तो अपने आप ही मोटे होते जा रहे हैं। तो और साथ में फास्ट फूड, शीतल पेय, ज्यादातर जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये भी जो है शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पोषण संबंधी ज्ञान की कमी, तो कई लोगों को पोषण के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, आपको इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं कि जो कि आपको रोजगार से तो जोड़ते ही हैं। तो ये रोजगार को अब जैसे कि ये न्यूट्रिशन और डाइट से हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं पोषण के बारे में जान रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति को किस तरीके के पोषण की आवश्यकता है। तो यही सब चीजें जो है आपको, कल को आप डाइटिशियन बनते हैं तो आपको ये सब चीजें याद होगी, तो आप दूसरों को भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अगर डाइटिशियन नहीं भी बनते तो एटलीस्ट आप जहाँ रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप वहाँ के लोगों को तो अपने डाइट के प्रति जागरूक कर ही देंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रौढ़ अवस्था में सही पोषण से शरीर को ऊर्जा मिलती है और बीमारी का खतरा भी कम होता है। और प्रौढ़ अवस्था में पोषण संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वृद्धा अवस्था के बारे में, कि वृद्ध अवस्था में जो है आहारी प्रबंधन कैसे होता है। अब जैसे कि हमने अभी तो बात करी थी काय की कि जो टीनेजर्स जो रहते हैं वो उनको कैसे भोजन की आवश्यकता है। और हाँ, एक चीज इसमें बीच में छूट गई है, उसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक तो हो गया आपका यंग, जो मतलब कि एक तो हो गया आपका बाल्य अवस्था में आपको कैसे पोषण ग्रहण करना है। उसके बाद आपका हो गया किशोर अवस्था में आपको पोषण जो है कैसा प्राप्त करना है। और उसके बाद में आपका एक और जो था वो था आपका प्रौढ़ अवस्था, मतलब कि एडल्ट्स में जो है कैसे जो है पोषण को प्राप्त करना है। तो उसके बारे में भी हमको जो है डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है आपका ये आएगा वृद्धावस्था के बारे में। तो व्यस्क लोग कौन होते हैं? मतलब कि जो टीनेजर से ज्यादा एज के रहते हैं और मतलब कि 45 के समथिंग के जो लोग रहते हैं, जो 20 से 45 अपन एक तौर पे मान लें, या 25 से 45 के समथिंग के मान लें। तो इस एज के लोग जो रहते हैं उनको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो व्यस्क जो एडल्ट्स रहते हैं उनमें भोजन की पर्याप्तता का मतलब है कि उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसमें सभी प्रकार और मात्रा के भोजन को शामिल है जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो भोजन की पर्याप्तता की आवश्यक बातें, तो मतलब कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अभी बीच में आपको एडल्ट्स के बारे में इसलिए नहीं इतना बताना चाहा था क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, मतलब कि मोस्टली टीनेजर्स में तो क्या है, हार्मोनल चेंज आते हैं बॉडी में, इसलिए उनको सभी तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। प्लस जो एडल्ट्स रहते हैं उनको भी जो है बहुत सारे पोषण की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो उनकी जो दिनचर्या रहती है वो ऐसी रहती है कि वो मॉर्निंग से लेकर के शाम तक जो है अपने कार्य के लिए अलग अलग स्थल पे जो है विजिट करते हैं और दिन भर वो जो कार्य करते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है इतना पोषण पहुंचना चाहिए जिससे कि वो अपने शरीर को ऐसा सारे पोषण मिले जिससे कि उनका शरीर इतना काम कर सके कि वो जो है जो डेली रूटीन है उस हिसाब से उनका कहीं का पोषण छूटे ना। तो ये पोषण जो है अलग तरीके का इनकी बॉडी में जाना चाहिए जिससे कि उनको अच्छे तरीके से जो है अपना कार्य कर सके। अब वृद्ध अवस्था में आहारी पोषण की बात करें तो वृद्ध अवस्था में क्या है कि वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति को किस तरीके का आहार लेना चाहिए कि वृद्ध अवस्था में पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके और बीमारियों से बचा जा सके। तो क्या होता है कि वृद्ध अवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है उसका
शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो क्या होता है कि उसमें बीमारियां जो है आसानी से उसको पकड़ने लगती है। तो इसलिए उनसे बचने के लिए जो है वृद्ध व्यक्ति जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर लेना चाहिए। और इससे क्या है, शरीर जो है रोग से बचता है, ऊर्जा मिलती है, त्वचा और हड्डियां मजबूत होती है। कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए ताकि हड्डियां जो है वो मजबूत रहें। और फाइबर भी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए ताकि जो है उनका जो भोजन जो है आसानी से पच सके। अब वृद्धावस्था में पोषण संबंधी कई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पाचन शक्ति कम हो जाती है, उसके बाद में भूख कम लगती है, उसके बाद में दवाइयों का प्रभाव होता है और शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती है। कि जो वृद्ध अवस्था के में आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी वृद्धजन होंगे, तो वो क्या होता है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनसे ज्यादा चलना फिरना भी नहीं हो पाता, उनको ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, ज्यादा एक्टिविटी बॉडी नहीं करती है तो अपने आप उनको भूख लगना बंद हो जाती है। भूख नहीं लग कम लगना बंद हो जाती है तो वो कम खाना खाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि वो साथ चिड़चिड़ तो करते हैं, साथ में उनके अंदर पोषण की भी बहुत सारी कमी होने लगती है और साथ में उनकी जो पाचन शक्ति है वो भी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है परेशान होते हैं। तो इसलिए उनको जो है अच्छी मात्रा में फाइबर और अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम की चीजें उनको देनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपकी अब आती है आखिरी यूनिट, फोर्थ यूनिट आपकी जो है वो गर्भावस्था एवं लैक्टेशन पीरियड में जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में है। तो गर्भ अवस्था में के बारे में अपन पढ़ते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान आहार प्रबंधन के बारे में पढ़ना है आपको फोर्थ यूनिट में। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में तो आपने क्या पढ़ा, आहारी प्रबंधन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे होता है, फिर बाद में दूसरी यूनिट में आपने काय के बारे में पढ़ा कि बाल्य अवस्था, जो कि छोटे बच्चे रहते हैं उनमें आहार की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। फिर आपका किशोर अवस्था में आपके टीनेजर्स जो बच्चे रहते हैं उनमें कैसे कैसे पोषण पहुंचना चाहिए और उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आते रहते हैं उसके बारे में। फिर फोर्थ और साथ में थर्ड यूनिट में आपको एडल्ट्स के लिए भी है कि भाई जो टीनेजर्स में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसलिए उनको कैसी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर एडल्ट जो आते हैं, प्रौढ़ अवस्था के जो लोग हैं उनको कैसे पोषण की आवश्यकता है। उसके बाद में जो आपके बुजुर्ग लोग जो आते हैं उनको किस तरीके के पोषण की आवश्यकता है। तो आप इन सब चीजों के आंसर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोलता जा रहा हूँ, इसको समझ अगर आपने लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ यूनिट है वो है आपकी गर्भावस्था के दौरान आहारी प्रबंधन की चुनौतियां और शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं। तो आहार संबंधी जरूरतों में वृद्धि के साथ कुछ महिलाओं को जी मिचलाना, उल्टी और थकान जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही शरीर में हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि स्तनों का बढ़ना और दर्द, बार बार पेशाब आना और वजन बढ़ना। तो आहार प्रबंधन की चुनौतियां, अब जी मिचलाना और उल्टी। तो गर्भावस्था की शुरुआत में कई महिलाओं को जी मिचलाना और उल्टी होती है, जिससे आहार लेने में मुश्किल हो सकती है। भोजन की लालसा और अरुचि, तो मतलब कि अलग अलग प्रकार के भोजन की उनको लालसा भी होती है और वो भोजन से घृणा भी करने लगती है, उनको कोई भोजन पसंद नहीं आता। पोषक तत्वों की कमी, तो क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है तो उसको पोषण पहुंचाना रहता है, तो शरीर को पोषण जो है वो डाउन होता जाता है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा पोषण प्रोवाइड करना चाहिए। साथ में उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे कि उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उसके बाद में आहार प्रबंधन के सुझाव अगर दिए जाए कि भाई कोई गर्भवती महिला है तो उसको आहार प्रबंधन कैसे किया जा सके, तो आहार प्रबंधन गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे किया जा सकता है कि गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ आहार खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और संतुलित आहार में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल होने चाहिए। छोटे छोटे भोजन लेना चाहिए। जी मिचलाना और उल्टी से बचने के लिए दिन में छोटे छोटे भोजन करने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए और साथ में व्यायाम और योगा करना चाहिए।
आयरन आयरन रक्त तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो गर्भावस्था के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से बचना भी चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बात और करना चाहते हैं कि जो गर्भवती महिला हैं उनको क्या क्या चीजें जो है पोषण संबंधी देना चाहिए। पोषण आवश्यकताएं उनकी क्या क्या हो सकती है कि एक तो आयरन रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है उनको आयरन वाली चीजें जो है वो ज्यादा देनी चाहिए। फिर आयोडीन थायराइड के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है उनको आयोडीन युक्त जो है पदार्थ देना चाहिए। विटामिन डी भी देना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां और दांत जो है मजबूत हो सके। उसके बाद में विटामिन B12 की भी आवश्यकता होती है और पानी की भी आवश्यकता होती है, और उनको तनाव से बचाना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। अब गर्भावस्था के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। कौन से खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए कि अधपका मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, और अनपास्चुराइज्ड दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ खास मछलियां जिनमें पारा अधिक होता है उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। कुछ फल और सब्जियां जिन्हें अच्छी तरह से धोकर न खाया जाए तो उनसे भी नुकसान हो सकता है, मतलब कि अच्छी तरीके से साफ सुथरा भोजन ही खाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लैक्टोजेनिक आहार। अगर क्वेश्चन आता है लैक्टोजेनिक आहार या लैक्टोजेनिक डाइट क्या होता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो लैक्टोजेनिक आहार है स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक विशेष आहार है जो दूध उत्पादन में को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब यहाँ पे अपन ने बात करी दोस्तों, अभी तो अपन किन की बात कर रहे थे कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, हम उनकी बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट वुमन को किस किस तरीके के पोषण की आवश्यकता होती है। और अब हम काय की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी महिलाएं जो कि स्तनपान कराती हैं बच्चों को, तो उनको कौन कौन से आहार की आवश्यकता होती है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष आहार है लैक्टोजेनिक आहार। तो लैक्टोजेनिक आहार मतलब कि ये आहार ऐसा आहार होता है कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके अंदर जो है ज्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन करता है, जिससे कि बच्चे को ज्यादा मात्रा में मिल्क मिल सके। अब लैक्टोजेनिक आहार कैसा होता है? ये आहार स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए होता है जो अपने दूध का उत्पादन बढ़ा सकती है। इस आहार के में कुछ खास पदार्थ शामिल होते हैं जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, और जैसे कि जई, हरी पत्तीदार सब्जियां, मेथी के बीज और कुछ प्रकार के पेय पदार्थ। यह आहार माताओं को सही मात्रा में पोषण प्रदान करने में मदद करता है, जिससे वे स्तनपान के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों की उनमें कमी नहीं होती है। फिर आती है बात फॉर्मूला फीडिंग की। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिशु को स्तन के दूध की बजाय कृत्रिम दूध पिलाया जाता है। ये तब किया जाता है जब माँ स्तनपान नहीं कर सकती है और जब शिशु को स्तनपान से पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा होता। तो मतलब कि मेनली तो माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि किसी कारण से जो महिलाएं जो है वो बच्चों को स्तनपान नहीं करवा पा रही हैं, या स्तनपान करवाने पे भी उनको बच्चे को सफिशिएंट मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा, दूध नहीं मिल पा रहा, तो उस समय इनको कृत्रिम दूध या फॉर्मूला मिल्क जो है फीडिंग कराई जाती है। तो फॉर्मूला दूध को पानी में मिलाया जाता है और फिर एक विशेष बोतल के माध्यम से शिशु को पिलाया जाता है। ये स्तनपान का एक वैकल्पिक और ये शिशु को उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है आपका वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग का मतलब होता है स्तनपान को धीरे धीरे बंद करना या शिशु के आहार में स्तनपान की जगह
स्तन के दूध की जगह अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल करना। अब क्या हुआ कि शुरू में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको स्तनपान कराया जाता है, और जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनकी इस आदत को छुड़वाना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे कि वो फिर भोजन धीरे धीरे उनको आदत डलवानी पड़ती है कि वो भोजन भी करें। अब क्या हुआ कि स्तनपान को धीरे धीरे बंद करना या शिशु के आहार में स्तन की दूध की जगह अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल करना, ये वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु ठोस आहार खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे माँ के दूध पर निर्भरता कम कर देते हैं। अब स्तनपान बंद करना, वीनिंग में मतलब कि स्तनपान बंद कराया जाता है बच्चों का, शिशु के आहार में चेंज किया जाता है, उसको फल सब्जी और अनाज दिया जाता है। शिशु के विकास के लिए वीनिंग को शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि ये उसे नए स्वादों और बनावटों से परिचित कराता है। तो मतलब कि क्या है कि वीनिंग में जब दूध बंद कराते हैं तो उसको नई नई चीजें खिलाई जाती है, जिससे कि वो धीरे धीरे जो है ठोस आहार को खाने लगता है। उसके बाद में समय और तरीका, वीनिंग कब शुरू करनी चाहिए और कैसे शुरू करनी चाहिए, ये हर बच्चे में अलग अलग होती है। जैसे कि आमतौर पर शिशु को 6 महीने के बाद में ठोस आहार देना शुरू किया जाता है। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है फूड प्लानिंग या भोजन योजना। अब भोजन योजना का अर्थ क्या है, भोजन से संबंधित कोई योजना या कार्यक्रम। भारत में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त या रियायती मूल्यों पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इसमें कि जो भोजन योजना मतलब कि अलग अलग भोजन की योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट के हिसाब से इन लोगों ने बताया हुआ है कि मध्याह्न भोजन मतलब कि मध्याह्न भोजन चलता है, और साथ में मिड डे मील योजना भी इसको कहते हैं, जो कि सरकारी जो स्कूल से हैं वहाँ पे ये बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि छात्रों के अंदर अलग अलग प्रकार का एक निश्चित प्रकार का जो पोषण है वो छात्रों को मिल सके, उसके बारे में बात की गई है। ये योजना बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करती है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बेहतर तरीके से मदद मिल सकती है। मतलब कि क्या होता है कि बच्चों को जो है अलग अलग प्रकार का, अब जैसा कि कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे कई गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को सभी प्रकार का जो पोषण मिल सके उसके लिए जो है मिड डे मील चलाती है, जिससे कि बच्चे को स्कूल में ही भोजन भी दिया जाता है, और वो भोजन जो है पूरा एक चार्ट रहता है कि हर दिन उसको अलग अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है। उसके बाद में फॉर्मूला फीडिंग क्या होता है, फॉर्मूला फीडिंग एंड प्रिपेयरिंग ए फॉर्मूला फीड। तो मतलब कि फॉर्मूला फीडिंग का मतलब होता है बच्चे को स्तन के दूध के बजाय फॉर्मूला दूध पिलाना। यह एक दूध का विकल्प है जो शिशुओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये गाय या बकरी के दूध से बना होता है, जिसमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं। फॉर्मूला दूध कैसे बनता है, मतलब कि पाउडर फॉर्मूले को ठंडे उबले पानी में मिलाकर बोतल में भरा जाता है और फिर जो है ये बच्चे को दिया जाता है। और फॉर्मूला दूध क्यों दिया जाता है, स्तनपान न करना, कुछ माताएं स्तनपान नहीं कर पाती है तो ये बच्चे को जो है फॉर्मूला दूध दे सकती हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सही समय पर वीनिंग या स्तनपान छुड़ाना। वीनिंग का जब भी ऐसा आता है, वीनिंग क्या होता है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि स्तनपान छुड़वाना बच्चे का। तो सही समय पे स्तनपान छुड़ाना या वीनिंग का शिशु के विकास और पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि क्या है, अगर मान लीजिए सही टाइम पे अगर बच्चे को वीनिंग ना कराई जाए, बच्चे का जो स्तनपान नहीं रुकवाया जाए, तो बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है कि बच्चा जब शुरुआत में जब जन्म लेता है उसके बाद में उसको माता के दूध की आवश्यकता होती है, फिर उसका जब जैसे जैसे बॉडी जो ग्रोथ करता है तो उसको और अन्य पोषण की भी आवश्यकता होती है, जो कि उतनी मात्रा में उसको वहां से नहीं मिल पाता, तो उसको बाहर से जो है भोजन प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि उसको पोषण प्राप्त हो सके।
सही समय पर वीनिंग का महत्व कि 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के बाद शिशु को धीरे-धीरे ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। और शिशु को धीरे-धीरे तैयार करना चाहिए कि वो जो है स्वस्थ भोजन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है, इसको अगर आप इन चीज़ों को अगर रटने के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पर मैंने जो आपको टॉपिक को समझाया है, क्या समझाया है कि फर्स्ट यूनिट में तो आपको केवल प्रबंधन के बारे में है, आरडीए के बारे में, आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और ये सब चीज़ें, और भोजन कैसा लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी जो सेकंड यूनिट अलग है, थर्ड यूनिट अलग है, तो सेकंड यूनिट बाल्यावस्था के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में है। उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है वो आपके टीनेजर्स, एडल्ट्स और वृद्धों के बारे में है। और फोर्थ यूनिट जो है वो गर्भवती महिलाओं के बारे में और जो है लैक्टेशन के बारे में है कि स्तनपान कराने वाली महिला, और वीनिंग के बारे में है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप इसको अगर मेरे वीडियो को 2-4 बार अच्छे से सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, बिना स्किप किए सुनते हैं, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिए मैं ये चीज़ लेकर के आया हूँ। आई होप आप इसको सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे जिससे सबका भला हो सके। और आप जो है अब अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज भी करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।